स्वागत है सभी बच्चों का फिर से एक छोटे सी वीडियो में, छोटी सी क्लास में, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स लिए गए हैं और ये इंटरमीडिएट तथा अदर एग्ज़ाम्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कह सकते हैं, उनके लिए ये उपयोगी है और काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। ख़ास तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अनसॉल्व्ड पेपर से लिए हैं मैंने। अनसॉल्व्ड पेपर से लेने का एक उद्देश्य ये रहता है कि ज़्यादातर इसी तरह के जो ईडियम्स हैं वो अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। साथ ही इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए भी यूजफुल हैं, क्योंकि उन्हीं की सिलेबस से रिलेटेड है पूरी तरह से, और यही ईडियम्स अन्य एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन विद एक्सप्लेनेशन, किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाएगा। पहला है, आप देख रहे हैं इंचिंग टुवार्ड्स, और इंचिंग टुवार्ड्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, टू हैव एन इची फीलिंग, टू मेजर समथिंग, किसी चीज़ को मापना, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, और टू मूव अपवर्ड्स। तो इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब होता है कि एक एक इंच करके, टुवर्ड्स माने किसी दिशा की ओर जाना, टुवर्ड्स माने की ओर होता है, और वो होता है की ओर मतलब किसी दिशा की तरफ। और का मतलब वही हो गया कोई डायरेक्शन। तो इची फीलिंग तो होता नहीं, जैसे ना खुजली वाली भावना, तो वो तो होगा नहीं, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। टू मेजर समथिंग, किसी चीज़ को मापना भी नहीं होता, इडियोमैटिक सेंस इतना सीधा नहीं होता। टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, ये बिल्कुल सही जवाब है। टू मूव अपवर्ड्स इसलिए नहीं होता क्योंकि ये अपवर्ड्स का मतलब है कि ऊपर की ओर बढ़ना, लेकिन इंचिंग टुवर्ड्स माने ऊपर की ओर बढ़ने का सेंस नहीं है। इसलिए टू मूव स्लोली का मतलब, इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब हो गया टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, किसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ना या जाना, ये सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही माना जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, सेकंड नंबर है टू बीट अबाउट द बुश। वैसे तो ये सारे बच्चे जानते हैं कि टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर किसी बात पर आना, ठीक है ना, लेकिन सीधे ना आना, मतलब सीधी कोई बात ना करना, घुमा फिरा करके बात करना। वो डायरेक्ट किसी पॉइंट पर बात नहीं कर रहा है, वो घुमा फिरा करके बात कर रहा है और उस पॉइंट पे आना चाहता है। तो यहाँ टॉक टू मच, बहुत ज़्यादा बात करना, ये होता नहीं है। टू अपरूट द प्लांट्स, पौधों को उखाड़ना, इसका कोई सेंस ही नहीं है। टू बोस्ट ऑफ वंस पावर एंड वेल्थ, अपनी शक्ति और धन की सेखी मारना, ये भी नहीं होता है। होता है ये नॉट टू टॉक रीजनेबली, तर्क संगत ढंग से बात ना करना, और तर्क संगत ढंग से बात ना करने का मतलब होता है टू टॉक इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से बात करना, इधर उधर की बात करके पॉइंट को किसी तरह से इशारा करना। तो टू बीट अबाउट द बुश का मतलब वही होता। तो देखिए हिंदी में तो आता है, लेकिन इंग्लिश में उस सेंस को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने ईडियम को लिया कि हिंदी में अगर लिखना हो या हिंदी में सिलेक्ट करना हो तो एक अलग बात है, लेकिन अब इंग्लिश में ही उसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ऐसे में आपको पूरी अच्छे ढंग से विश्वास करते हुए आना चाहिए, पूरा फेथ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट टू टॉक रीजनेबली। थर्ड नंबर है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है? ए बिजी लाइफ लिखा है, एन आइडल लाइफ लिखा है, ए लाइफ विदाउट मीनिंगफुल लिखा है, और ए क्वारलसम लाइफ लिखा है। तो इसमें ये होता नहीं है बिजी लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब बिजी लाइफ नहीं होता, एन आइडल लाइफ भी नहीं होता, और ए लाइफ विदाउट मीनिंगफुल बिना अर्थ का जीवन, ये भी नहीं होता। होता है एक क्वारलसम लाइफ, झगड़ालू जीवन, जिसको हम कहते हैं
कलहपूर्ण जीवन, कलहपूर्ण जीवन को हम कहते हैं कैट एंड डॉग लाइफ, कलहपूर्ण जीवन। तो ये आपका आंसर डी नंबर माना जाएगा। नेक्स्ट 4th नंबर, किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब वैसे होता है बाल्टी को लात मारना, लेकिन यहाँ बहुत ही इसका डीप सेंस लिया गया है, टू डाई। ये करेक्ट है आप, ठीक है ना। टू डाई, किक द बकेट का मतलब होता है मरना। टू ब्रिंग समथिंग नहीं होता, टू फिल द बकेट नहीं होता, टू फॉल डाउन नहीं होता। आपने शायद एक मूवी देखी हो धमाल, धमाल में एक सीन आता है जब अनुपम खेर किसी रियल एस्टेट कंपनी का मालिक होता है और करोड़ों रुपया कहीं जा कर के वेंट सेबेस्टियन गार्डन में छिपा देता है, और फिर वो जब मरता है तो उसके पास 4 नवयुवक आते हैं, कार एक्सीडेंट में मरता है। तो वो लास्ट में जब मरता है तो आपने शायद सीन देखना गौर से, बाल्टी में लात मारता है, उसके पैरों के पास एक बाल्टी रखी होती है, उसमें लात मारता है और मर जाता है। तो कहीं ना कहीं पर इस ईडियम का जो टू डाई से रिलेटेड किक द बकेट से है। हालांकि ये नहीं कि वो सीन ऐसा दिखाया गया है इसलिए, बल्कि वो होता ही है, लेकिन उस सीन का कॉम्बिनेशन उसके साथ लगाया गया है कि जब बाल्टी में लात मारता है तो मर जाता है। तो किक द बकेट का मतलब टू डाई ही होता है और यही करेक्ट है, आंसर आपको माना जाएगा बी। फिर चलते हैं आगे 5th नंबर, हेयर ब्रिड्थ स्केप। हेयर ब्रिड्थ स्केप, ब्रिड्थ माने चौड़ाई होती है, यहाँ पर जो लिखा हुआ ये आपका है ब्रिड्थ माने चौड़ाई, और स्केप माने बचना होता है। हेयर माने बाल, बाल की चौड़ाई के बराबर बचना का मतलब क्या होता है। बाल की चौड़ाई होती कितनी है, तो मतलब बाल के बराबर बचने को क्या कहते हैं, बाल बचना। लॉन्ग हेयर नहीं होगा, ब्रीद हार्ड नहीं होगा, ब्रीद हार्ड का मतलब कठिनाई से सांस लेना। ए वेरी नॉटी प्रॉब्लम का मतलब होता है बहुत ही जटिल समस्या, नॉट माने गांठ होता है, तो गठीली यानी जटिली समस्या, तो जटिल समस्या। फिर भी ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ये वाला आंसर करेक्ट होगा जो कि लिखा हुआ है ए नैरो स्केप। तो नैरो स्केप का मतलब, हेयर ब्रेड्थ स्केप का मतलब नैरो स्केप, बाल बचना होता है। तो आंसर आपका सही है ए। इसके बाद आपका 6 नंबर है, टू निप इन द बड। टू निप इन द बड का हिंदी जानते होंगे, आरंभ में ही नष्ट कर देना। बड माने कली होती है, निप माने कुतरना होता है। कली की अवस्था में उसको कुतर देना या कुचल देना, नष्ट कर देना, उसका मतलब है कली एक किसी फूल की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में या आरंभ में ही नष्ट कर देना। लेकिन बात आती है कि हम इंग्लिश में दिए हुए इनमें 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही अर्थ में लेकर के हम उसको देखें। तो टू बिकम एंग्री नहीं होगा, टू नरिश द प्लांट्स नहीं होगा, नरिश द प्लांट्स माने पौधों की सेवा करना। टू बी फुलफिल्ड माने पूरा किया जाना या भरा जाना। एट डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय एट प्रीमेच्योर, प्रीमेच्योर का मतलब मेच्योर होने से पहले नष्ट कर देना, तो यही होता है मेच्योर होने से पहले, यानी शुरुआत में ही नष्ट कर दिया गया, तो ये हो गया जाकर के आरंभ में ही नष्ट कर देना। तो ऑप्शन आपका सही है डी, ये आपका ऑप्शन सही है, आरंभ में ही नष्ट कर देना। फिर चलते हैं 7th नंबर पे, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, पंक्तियों के बीच पढ़ना लिखा है। ये इसका डायरेक्ट मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका इडियोमेटिक सेंस क्या होता है। इडियोमेटिक सेंस होता है आपका टू फाइंड द हिडन मीनिंग। ऑप्शन ए सही है। इसकी हिंदी आपने शायद पढ़ी है, गूढ़ अर्थ निकालना, और गूढ़ अर्थ निकालने का मतलब होता है उसका गहरा यानी छिपा हुआ अर्थ निकालना। टू रीड फॉर एंजॉयमेंट, आनंद के लिए पढ़ना गलत है। टू रीड द इम्पोर्टेंट लाइन्स, महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ना, ये भी गलत है। टू रीड विदाउट एनी मीनिंग, किसी बिना अर्थ के पढ़ना, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन ए होगा ये वाला, टू फाइंड द हिडन मीनिंग, छिपे हुए अर्थ को प्राप्त करना, ढूंढना, वो होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। फिर है हसमनी। हसमनी का मतलब कुछ लोग जिसे कह पढ़ने में तो आता है हुस्मनी। हुस का एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी धीमी प्रक्रिया को दर्शाता है
या इस तरह से कि कोई चीज़ व्यक्ति कोई समझ न पाए। हुश मनी, हुश मनी का मतलब होता है कि चुपके से कोई धन देना। हुश जो शब्द होता है वो शांत करने के, चुपचाप शांत होने वाली प्रक्रिया को दर्शाता है। तो अब हुश मनी का मतलब यहाँ पर हम लेंगे किससे, अब हम यहाँ पर लेना है हमको कि क्या अर्थ इसका रहेगा। तो देखिए लिखा वाइट मनी, वाइट मनी मतलब सफ़ेद धन, और सफ़ेद धन का मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुश मनी से नहीं रिलेट करता है। मनी फ्रॉम एक्स्ट्रा सोर्सेज अर्थात कुछ अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करना, वो भी नहीं होता। ओल्ड मनी यानी पुराना धन, जैसे पुराना धन पुरखों का हो, गड़ा हो, ऐसा कोई धन। लेकिन हुश मनी का मतलब होता है रैंजम, और रैंजम का मतलब जानते हो, फिरौती, जो दबाव बस चुपचाप किसी को देना, वो होता है रैंजम माने फिरौती, उसी को कहते हैं हुश मनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन लिया जाएगा तो ए लिया जाएगा, ए आपका ऑप्शन सही। 9 नंबर है अ फ्रेंच लीव। वैसे आप जानते हो कि ए फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना अनुमति के अवकाश पर जाना। तो समर वैकेशन नहीं होगा, हनीमून ये भी नहीं होगा, कैजुअल लीव माने आकस्मिक अवकाश भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड लीव ये सही है। क्योंकि यहाँ दो में बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, कैजुअल लीव में और अनएक्सपेक्टेड लीव। लेकिन कैजुअल लीव ऐसी होती है कि आपको कोई आवश्यक काम पड़ गया और आप क्या है अवकाश पे जा तो रहे हो, अचानक जा रहे हो लेकिन बता के जा रहे हो, कैजुअल लीव ये होता है कि आकस्मिक अवकाश ले लिया उसने। लेकिन अनएक्सपेक्टेड लीव का मतलब अप्रत्याशित, किसी ने आशा नहीं की थी और अवकाश पर हो गया, इसी को कहते हैं बिना अनुमति के अवकाश पर जाना। तो अ फ्रेंच लीव का मतलब होगा अनएक्सपेक्टेड लीव, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। फिर है 10 नंबर ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब आपने पढ़ा होगा प्रत्येक, बिना किसी भेदभाव के। तो प्रत्येक भी है और बिना किसी भेदभाव के भी है। तो हाई एंड लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऊंचे और नीचा ऐसा मिला के दे दिया गया, ठीक है। लेकिन अब ऊंचा नीचा किस में है, अमीरी में है, गरीबी में है, जाति में, किस में, ये क्लियर नहीं है। विदाउट एनी पार्शलिटी, बिना किसी पक्षपात के, ठीक है ना। और कॉमन पीपल आम आदमी, शोइंग पार्शलिटी माने पक्षपात दिखाना। तो यहाँ पर कॉमन पीपल में, आम आदमी में, देखिए क्या है ना, अब इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। लेकिन अब आम आदमी हो तो गया, अब आम आदमी हर तरह का होता है, लेकिन बिना किसी भेदभाव के जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो उसमें आम आदमी ही केवल नहीं होता, हो सकता है उसमें कुछ विशेष आदमी भी हो। इसलिए विदाउट एनी पार्शियलिटी ये वाला ऑप्शन एकदम सही है कि बिना किसी भेदभाव के। पार्शियलिटी का मतलब कोई पक्षपात नहीं है, सबको। अब उसमें विशेष भी होगा, खास भी होगा और आम भी होगा, लेकिन इसमें सिर्फ आम कह रहा है, सामान्य पीपुल, सामान्य नहीं, उसमें विशेष भी हो सकते हैं। लेकिन जिसने इनवाइट किया या जिसने कोई बात कही तो वो सबके लिए कही है, सबको इनवाइट किया। तो विदाउट एनी पार्शियलिटी आपका ऑप्शन माना जाएगा यहाँ पर बी, पूरी तरह से एकदम करेक्ट आंसर। फिर है यहाँ पर आपका 11 नंबर टू बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब यहाँ पर होता है पुरानी शत्रुता भुला देना। तो देखिए टू काम डाउन द डिस्प्यूट्स, ये बिल्कुल मैच करता है। टू एग्रेवेट माने किसी स्थिति को बढ़ाना, टू इंस्पायर समवन किसी को प्रेरित करना, और टू होप द बेटर रिजल्ट्स अच्छे परिणामों की उम्मीद करना, ये कह रहा है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ पर आपका माना जाएगा टू काम डाउन द डिस्प्यूट्स, झगड़ों को शांत करना। तो वही होता है पुरानी शत्रुता भुला देने का मतलब है टू काम डाउन द डिस्प्यूट्स, ऑप्शन ए सही है आपका, ठीक। अब इसके बाद 12 नंबर। अब 12 नंबर में देखिए क्या है, टू एंड फ्रो। अब टू एंड फ्रो माने होता है इधर उधर, तो यहाँ तो तुरंत पता चल जाएगा। ऑफ एंड ऑन माने कभी कभी होता है। कम एंड गो का मतलब आओ जाओ होता है। हियर एंड देयर माने होता है इधर उधर। फॉर एंड अगेंस्ट का मतलब होता है कभी पक्ष में कभी विरोध में। तो यहाँ पर आपका सही होगा आंसर सी। टू एंड फ्रो का मतलब कभी इधर
कभी इधर, ठीक है ना। तो वही चीज़ ये दशा जो होती है आपने देखा होगा फिजिक्स में, पेंडुलम वाली दशा, यानी कभी इधर कभी इधर। तो ये होता है टू एंड फ्रो, और वही होता है हियर यहाँ, देयर वहाँ। तो इस सिचुएशन में आपका क्या होता है, ऑप्शन माना जाएगा आपका सी, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। टू एंड फ्रो मतलब हियर एंड देयर। इसके बाद 13 नंबर है पार्ट एंड पार्सल। अब देखो सभी जानते हैं पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या होता है, आवश्यक अंग, ठीक है ना, आवश्यक अंग होता है या महत्वपूर्ण अंग भी कह देते हैं। अब हिंदी में तो पता है, लेकिन इंग्लिश में पता होना चाहिए, तब आप सही से कर सकते हो। मेल सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट के माध्यम से मेल करना, कोई चीज़ भेजना। ज्वाइंट्स माने जोड़ हो गया। सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र वगैरह, ठीक। तो पार्ट एंड पार्सल आपको जब मीनिंग आती होंगी सबकी तभी क्लियर कर पाओगे। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है ए, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट का मतलब, इंटीग्रल का मतलब होता है अविभाज्य या अभिन्न। अभिन्न का मतलब जो अलग ना हो, और जो अलग ना हो वो आवश्यक होता है, वह अनिवार्य होता है, उसी को कहते हैं आवश्यक या महत्वपूर्ण अंग या आवश्यक अंग। तो इंटीग्रल पार्ट, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होगा, बदल कर मीनिंग वो देता है। तो इंग्लिश में सेलेक्ट करने में यहीं पर आपको होशियारी दिखानी है, यहीं पर समझना है कि इसमें सही कौन सा होगा। तो जैसे ये 3 के अर्थ आप निकाल लोगे तो चौथे का अर्थ ना भी आता होगा तब भी आपको, आप जानते होंगे कि पार्ट एंड पार्सल में महत्वपूर्ण अंग होता है, तो कुछ लड़के लगा सकते हैं, अरे भाई शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं बड़े महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मेल सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट के माध्यम से जो मेल आती है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, आदमी के पास पहुंचना चाहिए, सीक्रेट होता है वो, कोई पार्सल वगैरह है, कोई लिफाफा, कोई पैकेट। अब सम इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में जो यंत्र उपयोग किए जाते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, इनसे मतलब नहीं है, या इंटीग्रल पार्ट से मतलब है, इसको कहते हैं आवश्यक अंग। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर होगा ए ऑप्शन आपका सही। फिर चलते हैं 14 नंबर की तरफ। लुक डाउन अपॉन, लुक देखना, डाउन माने नीचे, अपॉन माने किसी के ऊपर, अर्थात किसी पर हमको निचले भाव से देखना, तो मतलब होता है उसका हेट, घृणा करना। डिनाई इनकार करना नहीं होता, अपोज विरोध करना नहीं होता, डिस्कार्ड माने त्याग देना नहीं होता, ये होता है आपका हेट, और यही आपका करेक्ट है, ठीक। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, लुक डाउन अपॉन माने होता है घृणा करना, घृणा करना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, घृणा करना। इसके बाद आप चलते हैं 15 नंबर पर, ए रोलिंग स्टोन। ए रोलिंग स्टोन का मतलब होता है एक लुढ़कता हुआ पत्थर। अब लुढ़कता हुआ पत्थर का मतलब आपने एक सेंटेंस सुना होगा, प्रोवर्ब सुनी होगी, ए रोलिंग स्टोन गेदर स्नो मॉस। ए रोलिंग स्टोन गेदर स्नो मॉस का मतलब होता है, इसका सेंस होता है कि बदल बदल कर व्यवसाय करने वाला व्यक्ति टिकता नहीं है। तो यहाँ मेजरेबल पर्सन नहीं होगा, मूवमेंट ऑफ ए स्टोन नहीं होगा। मेजरेबल पर्सन का मतलब दयनीय आदमी होता है। मूवमेंट ऑफ ए स्टोन का मतलब होता है एक पत्थर की गति होती है। ए हार्ड हार्टेड मैन का मतलब कठोर आदमी होता है, ये भी नहीं होता। अ स्टेज ऑफ डायनेमिक, ये सही है आपका। तो ए स्टेज ऑफ डायनेमिक का मतलब होता है गतिशीलता की स्थिति, वही मतलब जो हमेशा रोल करता रहता है, और जो कभी रोल करता रहता है, किसी व्यवसाय पर टिकता नहीं है, वह किसी भी तरह से सफल व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका है सी, समझ गए ना। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, दिस क्वेश्चन फॉर यू। अ क्लोज सेव है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए लकी स्केप, अ क्लीन सेव, अ वेल गार्डेड सीक्रेट, अ नैरो स्केप। तो यहाँ पर आपको बताना है कमेंट करके मुझे कि इन 4 ऑप्शन में से एक क्लोज सेव किसका अर्थ रखता है। ध्यान देना है, ए क्लोज सेव, अ लकी स्केप, अ क्लीन सेव, अ वेल गार्डेड सीक्रेट, अ नैरो स्केप, इसमें से कौन सा सेंस है
जो क्लोज शेप से मैच करता है, इस ईडियम का अर्थ बताता है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो ज़रा ये बात आप लोग ध्यान रखना कि इसमें कौन सा है जो सही है। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इसमें कौन सा सही है। मैं देखूँगा कि कितने जवाब मेरे पास सही आते हैं। क्लोज शेप थोड़ा सा टाइप करना है, क्लोज शेप के आगे डॉटेड करके सीधे ऑप्शन आपको मतलब कि मीनिंग उसकी लिख देना है, इन चारों में कौन सी है, और मैं समझ जाऊंगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं और कितने बच्चों को ये आता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है।